पशुओं से तो प्रेम करते हैं। जी। अभी भी सामान्यतः लोगों घर में पशु, लोग अपने घर में कुत्ते भी पालते हैं, बिल्ली भी पालते हैं, पशुओं से लोग प्रेम करते हैं। लेकिन अभी भी एक जाति के नाम पर इस चार हाथ पैर वाले समान इंसान से लोग जाति के नाम पर उससे नफरत करते हैं। दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है। दरअसल हमारे साथ हैं, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ये माननीय डीपी भारती जी हैं और बीजेपी के प्रदेश मंत्री हैं। इनसे जानेंगे कि इनकी पार्टी में किस तरह मतलब इनका आगमन हुआ, मतलब इनकी शिक्षा विक्षा क्या है, ये कहाँ पढ़े, इनकी पढ़ाई लिखाई क्या है और राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे बड़ा सवाल आता है, आप जिस वंचित और दलित समाज से आते हैं, राजनीति में आने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है और पढ़ाई लिखाई के साथ ये चीज करना किस तरह देखते हैं आप, और जनता के लिए वो चीज बताएं। देखिए, आपने कहा कि दलित समाज के लिए राजनीति में आना या किसी भी क्षेत्र में जाना बड़ा संघर्ष का काम होता है, तो ये तो बिल्कुल सत्य है। अनुसूचित जाति समाज, देश की पिछड़ी जातियां हमेशा से ये संघर्ष में ही रही हैं और बड़ा लंबा इतिहास है कि हजारों सालों से समाज को हर स्तर से दबा के रखा गया था। ये वंचित वर्ग है और इतनी इस समाज के साथ में इतिहास में जाति हुई हैं कि अभी भी हम देखते हैं कि लोग पशुओं से तो प्रेम करते हैं। जी। अभी भी सामान्यतः लोगों घर में पशु, लोग अपने घर में कुत्ते भी पालते हैं, बिल्ली भी पालते हैं, पशुओं से लोग प्रेम करते हैं। लेकिन अभी भी एक जाति के नाम पर इस चार हाथ पैर वाले समान इंसान से लोग जाति के नाम पर उससे नफरत करते हैं। तो उस समाज में से अगर कोई व्यक्ति कहीं पर भी जाता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में पहुंचता है, उसको निश्चित रूप से संघर्ष ही करना होता है। और हम अपने समय को कहें तो हमें लगता है कि हमें तो संघर्ष कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, हम लोग बड़े अच्छे वक्त में आए हैं। हमारा जो जन्म हुआ है वो एक अच्छे समय में हुआ है, हमारा जो अभी बाल्यकाल भी गुजरा है या जो इस दौर में हम आए हैं, ये तो बहुत एक हम लोगों के लिए एक तरह से कहा जाए हमारे समाज के लिए ये वाला समय बड़ा गोल्डन समय है। लेकिन हमसे पहले जो हमारे पिता लोग रहे हैं या हमारे और बाबा परदादा ये लोग रहे हैं, इनका तो समय बड़ा जटिल था। इनके समय तो बहुत हर कदम पर जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना थी और उस समय तो उनको कोई अधिकार भी नहीं था। तो इन लोगों ने बड़ा संघर्ष किया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आप इतिहास को ले लीजिए, उन्होंने किस तरह से इस देश के अंदर अपने आप को संभाला, कैसे उन्होंने अपने को तैयार किया, हर कदम पर उनके लिए रोकने का प्रयास किया गया, कदम कदम पर उनको कुचलने का प्रयास किया गया और उन्होंने किस तरह से अपमान का, जातिवाद के अपमान का घूंट पी करके उन्होंने अपने आप को संघर्ष करके और तपाया और इतना उन्होंने करा कि जिसके परिणाम स्वरूप आज जब उन्होंने सब हमारे लिए देश के अंदर एक मानवीय अधिकार देने, हम धरती पर मानव के रूप में तो पैदा हुए लेकिन हमें मानवीय अधिकार नहीं होते थे। और जब मानवीय अधिकार ही नहीं थे तो फिर क्या हमारी जिंदगी थी। तो ऐसी स्थिति में बाबा साहब ने बड़ा संघर्ष करके भारतीय संविधान का निर्माण करके ऐसे वंचित वर्गों को मानवीय अधिकार दिए और वो अधिकार मिलने के बाद हमारे लोग सब जगह पहुंचे। तो मैं भी उसी में से एक हूं। मेरे पूज्य पिताजी, मेरा जो ताल्लुकात है, मेरा जो पैतृक ताल्लुकात है गांव से है और मेरा भी गांव बदायूं जनपद के हम लोग रहने वाले हैं और बहुत ही अत्यंत ग्रामीण क्षेत्र में हमारा गांव है। अब तो संसाधन बहुत हैं, गांव के लिए जाने के रास्ते सब तरफ से हैं, लेकिन जब मैं छोटा था तो मैं खुद अपने आप को बता रहा हूं और जिसमें बाबा दादा पिताजी का समय था तब तो और ज्यादा हालात खराब थे। गांव के पास में नदी थी और करीब 8 किलोमीटर से पहले कोई कस्बा नहीं था, कोई सड़क मार्ग नहीं था और नदी पार करके और खर्रों के रास्ते से हम लोगों को जाना पड़ता था 8 किलोमीटर पैदल, तब जाके कहीं सड़क मिलती थी, कस्बा मिलता था। तो वहां से संघर्ष किया। हमारे
दादा ने संघर्ष किया, पूज्य पिताजी ने संघर्ष किया, और दादा के संघर्ष से पिताजी को पढ़ने का मौका मिला, ताऊजी को मौका मिला, ये लोग पढ़ करके आए, अफसर बने, और हम तो एक सर्विसमैन के घर में हमें जन्म मिला। और हालांकि मैं भी गांव में ही, मेरा भी जन्म गांव में हुआ और कक्षा 8 तक की पढ़ाई गांव में हुई, तो मैंने भी बड़ी कठिनाई झेली है। और वहां से शहर में आया तो ताऊ जी, पापा जी, बाबा सब लोग बड़े सोशल थे। बाबा साहब के कार्यक्रमों से वो लोग जुड़े रहते थे, सामाजिक कार्यक्रम में वो जुड़े रहते थे। वहां से मुझे ही प्रेरणा मिली और मैं बाबा साहब के कार्यक्रम में मैंने बचपन में जाना शुरू किया। जब मैं कक्षा 8 में छात्र था तो बदायूं में आया, हमारा घर बदायूं बन गया था, तो वहां हम देखते थे कि बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, तो हम वहां जाते थे छोटे में ही अपने परिवार के बड़े लोगों के साथ में। तो वहां से प्रेरणा मिली और प्रेरणा मिलकर के उस क्षेत्र में सक्रिय हुए। और फिर उधर बीएसपी का भी उदय हो रहा था, तो मैं छात्र जीवन में ही बसपा से जुड़ गया था और वहां पार्टी में काम शुरू हुआ, जिला संगठन पदाधिकारी बना। लंबे समय तक बसपा में भी मैं रहा और जोनल कोऑर्डिनेटर रूप में मैंने पार्टी में काम किया। तो ऐसे करके मेरी राजनीतिक स्टार्टिंग हुई और मैं 2015 तक मैं बीएसपी में जोनल कोऑर्डिनेटर था, बहन जी के बड़े नजदीक था और बीएसपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी का ही मेंबर था। कुछ कारणों से मेरी जो वहां पार्टी में कुछ गतिविधियां खराब हुई, मिशन के विरोधी कुछ कार्यक्रम वहां चले, जिसको लेके मेरी तत्कालीन एक बसपा के बड़े नेता थे सिद्दीकी, उनसे मेरी कई मुद्दों पर जो बार बार वो नुकसान कर रहे थे पार्टी का, उसको लेके मेरा उनसे मतभेद हुआ, जिस समय बसपा से अलग हुआ। और उस समय मैं देख रहा था 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए थे, तो उनकी प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उनकी जो नीतियां आ रही थी समाज के अंदर, वो कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट के, गरीब लोगों के, कमजोर लोगों के, महिलाओं के, वंचित वर्गों के प्रति मैं देख रहा था उनका सरकार की नीतियों का बड़ा अच्छा झुकाव है, लगाव है। और बाबा साहब के प्रति भी उनका मैंने बहुत अच्छा लगाव, सम्मान देखा। उन्होंने बाबा साहब को भी काफी सम्मान दिया। तो मुझे लगा कि बीएसपी की नीतियां मिशन से भटक रही हैं और माननीय मोदी जी इन वंचित वर्गों को, बाबा साहब को लेकर कहीं आगे जाने वाले दिखाई पड़ रहे हैं। तो मेरी फिर आस्था भारतीय जनता पार्टी की हुई और मैंने फिर जनवरी 2016 में भारतीय जनता पार्टी को मैंने ज्वाइन करके पार्टी में काम शुरू किया और पार्टी नेतृत्व ने मुझे संगठन में बड़ा अवसर दिया। मुझे पहले जिले के कुछ संगठन के कामों में लगाया, फिर मुझे उत्तर प्रदेश ब्रज क्षेत्र में सरकार बनने के बाद एक कार्यक्रम आया था, दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी वर्ष पर अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए उसका मुझे ब्रज क्षेत्र में अभियान का संयोजक बनाया। उसके बाद पार्टी ने संगठन का विस्तार किया, तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश एससी मोर्चा का मुझे प्रदेश का महामंत्री बनाया और लगभग 3 बार मुझे उसमें महामंत्री रखा। फिर पार्टी ने मेरे लिए और अपना आशीर्वाद दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी का मुझे तत्कालीन हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र सिंह पटेल जी, माननीय संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी के नेतृत्व में मुझे उनके आशीर्वाद से प्रदेश मंत्री बनाया गया, पीलीभीत जिले का प्रभारी बनाया गया। वहां मैंने काम किया। 2022 की विधानसभा का चुनाव जब मैं प्रभारी पीलीभीत था तब वहां हुआ। केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के आशीर्वाद से, उनके कुशल मार्गदर्शन में मैंने वहां काम किया और हमारी पीलीभीत की विधानसभा की चारों सीटें हम लोग बड़े मार्जिन से जीत करके आए और भी सब चुनाव हमने जीते। उसके बाद से फिर प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी का, और महामंत्री संगठन आदरणीय श्री धर्मपाल जी का संगठन बना। इन लोगों ने पुनः लगातार दूसरी बार मुझे फिर प्रदेश मंत्री बनाया। अब आपके जिले हाथरस का प्रभारी बना दिया है 2-2.5 साल से, तो आपके बीच में यहाँ पर पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। ये सब संगठन का काम चल रहा है। सर, आपने कुछ बात कही कि जिस समय दलित, पिछड़े, आदिवासियों को उतना स्थान नहीं मिलता, आज क्या परिवेश में क्या देख रहे हैं? टचबिलिटी खत्म हुई है, बारात निकलती है, वहां पर कुछ लोगों पे इस तरह की वारदातें होती हैं, सामने आती हैं अखबार में, टीवी में, क्या वो सब चीजें आप खत्म देख रहे हैं, कम देख रहे हैं?
या फिर ये चीजें कैसे खत्म होंगी, इसका बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, जो अभी की जो कुछ घटनाएं आप याद दिला रहे हैं, अब ये तो कहीं अपवाद के रूप में नजर आती हैं। मैंने शुरू में बताया कि बाबा साहब के संविधान को लागू होने से पहले का आप भारत देखेंगे तो इन समाज के लोगों को बारातें ले जाने का अधिकार नहीं होता था। बिल्कुल सही बात है। इनको नए वस्त्र पहनने का भी अधिकार नहीं होता था और अच्छे घर बना के रहने का अधिकार नहीं होता था। स्कूल का दरवाजा ही छू नहीं सकते थे। तो चाहे वो हमारी मातृशक्ति थी, आधी आबादी जाती, वो ये महिलाओं को भी ये था। तो तब तो बहुत बुरे हालात थे। और अब तो जब से बाबा साहब का संविधान मिला और देश के अंदर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, और तो सभी तबके के लोगों के लिए आज सब जगह पहुंचने का मौका मिला। शिक्षा का भी प्रचार प्रसार हुआ, समाज में हर वर्ग के अंदर अच्छे लोग आए, तो बड़ा बदलाव आया है। अब तो सभी समानता के साथ में साथ चल रहे हैं, साथ बैठ रहे हैं, साथ खा रहे हैं। और विशेष रूप से देखा जाए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए बड़े सराहनीय पहल की है। आपको याद होना चाहिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अभिनंदन करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का। जब पिछली बार का कुंभ हुआ था तो माननीय प्रधानमंत्री जो सफाई कर्मचारी हैं, उन सफाई कर्मचारियों को उन्होंने वो सम्मान देने का काम किया कि उनको कुर्सी पे बैठा लो और स्वयं नीचे बैठ करके उन्होंने उनके चरणों को धो करके और उनका अभिनंदन किया। तो आप समझ सकते हैं कि समाज के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन है। और ये एक मात्र प्रधानमंत्री जी का कोई छोटा मोटा काम नहीं था ये, बल्कि पूरे देश के लिए और सो पुरानी रूढ़वादी व्यवस्था को एक बहुत बड़ा संदेश भी था कि समाज के अंदर हम सब मानव हैं, सभी के अंदर समानता का भाव होना चाहिए। अभी भी कुछ विकृत मानसिकता के लोग हैं जो पुरानी सोच से, जातिवाद से ग्रसित हैं, वो कहीं कहीं घटना घटित होती हैं, उस पर हमारी सरकार तुरंत संज्ञान लेती है, कार्रवाई होती है। और निश्चित रूप से इतना बड़ा 75 साल में बदलाव आया है, धीरे धीरे करके ये भी सब व्यवस्था खत्म होंगी और भारत एक श्रेष्ठ भारत बनने वाला है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। उत्तर प्रदेश के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा समाज में भाईचारा, समरसता का माहौल पैदा हो रहा है। तो ये घटना कुछ घटी होंगी, लेकिन एक अच्छा माहौल बनना है धीरे धीरे। आरक्षण पर क्या कहना चाहेंगे कि आरक्षण, कुछ लोग कहते हैं कि खत्म होना चाहिए। देखा जाए तो आरक्षण की वजह से एक तरह से समानता आती है। ये क्यों खत्म होना चाहिए आरक्षण? क्यों खत्म? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों खत्म? लोग ही कहते हैं इस बात को। क्यों खत्म होना चाहिए? क्योंकि ये जिस तरह मतलब लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए, आपने मेरी क्यों का जवाब नहीं दिया। लोग ये कह रहे हैं कि आरक्षण इसलिए खत्म कर दो कि लोग संपन्न हो गए हैं। जी, ये बात आप नहीं कह पाया अभी बात, मैं अपनी तरफ से याद दिला रहा हूं। वो लोग कुछ ये कह रहे हैं कि अब लोग जो संपन्न होंगे तो आरक्षण की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो इसका जवाब ये है कि जो भारतीय संविधान में आरक्षण, जो वीकर सेक्शन है, जो दबे कुचले लोग थे, जिनको वंचित समाज था, जिनको आप हजारों सालों से इस जातिवाद व्यवस्था के तहत उनको किसी भी रूप में कोई अधिकार नहीं था। मैंने शुरू में कहा कि उनको मानव होने के बाद मानवीय अधिकार नहीं थे, तो जिनको हजारों सालों से पीछे रखा गया था, तो उनको समाज के अंदर उनको भी भागीदारी सुनिश्चित हो, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो आरक्षण कोई गरीबी हटाओ व्यवस्था नहीं है। आरक्षण एक प्रतिनिधित्व है बिल्कुल सही बात। उस वर्ग का जिनको आपने कभी मौका नहीं दिया है। तो अभी जहां जहां आरक्षण है वहीं इन वर्गों के लोग दिखाई पड़ रहे हैं। जहां आरक्षण नहीं है वहां ये समाज आज भी आजादी के 75 साल के बाद अछूता दिखाई पड़ता है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, आप कहीं भी चले जाइए, आप आज जुडिशरी में चले जाइए उच्च लेवल पर, वहां रिजर्वेशन नहीं है। वहां कितने लोग इनके अभी हमारे लोग बने हैं, वहां पर क्या हमारी भागीदारी है? ना के बराबर। तो अपवाद के रूप में कहीं आपको मिल जाएगा 75 साल में। आप क्रिकेट इतना बड़ा एक गेम है, उसमें आप देखिए हमारे लोग कितने प्लेयर हैं, और भी तमाम गेम्स होते हैं, हमारे लोग कितने हैं। आप मीडिया के व्यक्ति हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं हमारी क्या भागीदारी है मीडिया के अंदर?
बिल्कुल सही बात है। क्या भागीदारी? तो जहां रिजर्वेशन नहीं है वहां तो आज हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, और जहां हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं तो हमारी कोई बात रखने वाला नहीं है। कैसे होगा फिर उसमें कितने? तो आरक्षण के लिए आप जो लोग खत्म करने की बात करते हैं, पहले उनको खुद अपने आप में अपने दिमाग को शुद्ध करना पड़ेगा। आरक्षण कोई गरीबी हटाने का मुद्दा नहीं है, बल्कि आरक्षण इन समाज के लिए भागीदारी का है, प्रतिनिधित्व का है। और ये जब तक आप देश के अंदर समानता नहीं लाएंगे, जातिवाद खत्म नहीं करेंगे, तब तक ऐसे आरक्षण की आवश्यकता है और रहनी चाहिए। सर, हाथरस की जिम्मेदारी दी गई है, काफी सालों से आप हाथरस की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हाथरस के लिए क्या विकास कर रहे हैं? क्योंकि मेडिकल कॉलेज अभी तक बना नहीं है, जेल बनी नहीं है, बहुत सारी समस्या आती है, ट्रॉमा सेंटर नहीं है। ट्रॉमा सेंटर है भी तो सिकंदराबाद में लोगों को इलाज नहीं मिल पाता है। देखिए, हाथरस अपने आप में जिला नहीं था, इसको दूसरी जगह से काट के जिला बनाया गया। और जब कोई नया सर्जन होता है तो सभी चीजें अचानक से एकदम से नहीं आ पाती हैं। जिला बना है, जिले के अधिकारी यहाँ पर जो प्रशासन के हैं, पुलिस के हैं, अन्य स्तर के अधिकारी यहाँ पर मैं समझता हूँ सभी आए होंगे, सबके बैठने के लिए ऑफिस बने होंगे। तो धीरे धीरे जो भी चीजें हैं वो सब तैयार हो रही होंगी। आप तो यहाँ के खुद ही निवासी हूँ, मैं तो बाहर का व्यक्ति हूँ। तो आज डीएम का भी शायद मुख्यालय बन गया होगा, पुलिस कप्तान का भी बन गया होगा, और डिपार्टमेंट्स के सभी ऑफिस यहाँ बन गए होंगे। धीरे धीरे जो चीजें रह गई हैं वो भी सब सरकार के प्लान में है। और हम लोग तो सरकार में अभी उत्तर प्रदेश में पिछले 6-7 साल से यहाँ पर आए हैं, तो हमारे लिए तो बहुत लंबा टाइम नहीं मिला है। जिन लोगों ने पीछे लंबे समय सरकारें चलाई हैं, इस चीज को जिम्मेदार तो वो लोग रहे होंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का तो आप यहाँ की बात कर रहे हैं, आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में एक वाकायदा एक रोड मैप बना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले के लिए हम मेडिकल कॉलेज देने का काम करेंगे। और उस योजना में हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनना है। और शायद अब तक 75 जिलों में समझता हूँ, शायद 60-65 जिलों में लगभग, वो एग्जैक्ट मुझे अभी काउंटिंग नहीं पता, लगभग बन भी गया है। और एक दो कुछ भी जिले रह गए, वहां सब योजना में है। और आपका हाथरस का मेडिकल कॉलेज सैंक्शन है पहले से ही, और उसको सरकार स्तर पर काम चल रहा है, जमीन की तलाश की जा रही है। और एक उचित स्थान पर जमीन का चयन करके एक शानदार मेडिकल कॉलेज यहाँ बनाया जाएगा। सरकार के यहाँ से सब उसका ग्रांट सब रिलीज हो गई है। और निश्चित रूप से हाथरस के लिए जो यहाँ की जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सरकार उनको पूरा करेगी, उसको प्रतिबद्ध है। और समय रहते हुए आपको सब कुछ यहाँ दिखाई पड़ेगा। थोड़े समय को आप थोड़ा पीछे से, आपने इतने सालों से धैर्य रखा है, तो थोड़ा सा समय और दीजिए। निश्चित रूप से माननीय योगी जी के नेतृत्व में हाथरस में आपके चाहे स्वास्थ्य की है, चाहे शिक्षा की है, अभी आप देखिए आपके ही हाथरस में आपको चाहे आगरा जाना होता था या आपको उधर कासन जाना होता था, कितनी आपको कठिनाई होती होगी। आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में आपका आगरा से लेके और कासन जी नहीं, आप सीधा आप पीलीभीत चले जाइए और 4 लेन का शानदार एक्सप्रेस वे में आपका तैयार हुआ है। जब मैं आया था तो लिंक रोड था ये छोटा सा, मेरे टाइम में ये भी आपका आगरा तक तो बनकर तैयारी हो गया है और आगे भी काम चल रहा है। तो आप देखिए कि सबसे बड़ी सड़क की कनेक्टिविटी इतनी बड़ी हमारी सरकार ने आपको दी है, तो ये विकास के लिए बहुत बड़ी सौगात है। तो निश्चित रूप से धैर्य रखिए, हाथरस में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार में वो सब कुछ आपको मिलेगा जो वहां की जनता चाहती है। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के डीपी भारती जी। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, अपने जीवन से जुड़ी हुई बातें बताई, हाथरस के लिए भी बातें कह रहे हैं कि जल्दी वो पूरी होंगी। हमारा इंटरव्यू आपको कैसा लगा